हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? बिंदास होंगे, बेफिक्र होंगे। आप लोग सीटेट का तैयारी में लग चुके हैं तो आप लोग जल्दी से फटाफट से, अगर इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़िए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप सबों को इस टाइम पर वीडियो मिलता रहे। तो चलिए, आज सीटेट का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सीडीपी का 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 15 में आप कितना सही कर पा रहे हैं, आप अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है। आप लोग फटाफट से इसका आंसर लाइव चैट में बताते रहिए। आप सभी का कमेंट कमेंट आप सबका हम पढ़ते हैं, तो आप लोग कमेंट करके भी बताइए यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। आप सभी लाइक करना ना भूलें। फटाफट से इस चैनल को लाइक कर दीजिए तब तक हम, और आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को आगे शेयर कर दीजिए। हम इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमि के आधार विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। सभी के लिए मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी बच्चों के लिए मानकीकृत आ जाए, दंडित आ जाए, उसको पनिशमेंट देने की बात आ जाए तो वह आप लोगों को नहीं देना है। भले ही आप लोगों के समय में पहले की शिक्षा में देखा जाए तो सभी डंडे लेकर के सभी स्टूडेंट को पनिशमेंट देते थे, लेकिन अब आप लोग को किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं देनी है। यह न्यू पॉलिसी के आधार पर बताया गया है। आगे आप लोग को वो भी आएगा तो एनपी एनपी बताएंगे, तो आगे वो सब आ जाएगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग का एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आप लोग जैसे एक क्वेश्चन बताए तो इसी पर आधारित 2-3 क्वेश्चन हम बता देंगे, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए। अगर एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो अगर 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो 15 में आप 45 क्वेश्चन आराम से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऐसे स्थानों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक बुद्धि रूढ़िबद्ध अवधारणाओं को मजबूत करे। नकारात्मक दिख जाए जिसको कट कर देना है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन नंबर सी है, विविधता संबंधी मुद्दाओं पर बातचीत टालनी चाहिए। बातचीत को टालनी नहीं है, ये भी गलत हो गया। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। विभिन्न उदाहरण दे करके आप बच्चों को समझा सकते हैं, एक्टिविटी करा सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताएं। समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर भावना पैदा करके, डर तो पैदा करना ही नहीं है, लगातार अभ्यास एवं कार्यान्वयन करने पर जोर दे करके, समस्या को हल करने हेतु जटिल प्रक्रिया को बढ़ावा देकर, जटिल प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतें को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ध्यान से यहाँ आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या नहीं करना चाहिए अध्यापिका या शिक्षिका को।
व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, यह ऑप्शन आपका सही है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का उपयोग करना चाहिए, कभी भी विद्यार्थी को जटिल संरचना का उपयोग नहीं कराना है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री वह होता है, कभी हम बच्चे को कोई पिक्चर दिखा करके, किसी भी प्रकार का अगर पिक्चर दिखा करके उसके माध्यम से अगर उसे सिखाते हैं, जैसे हम कभी बच्चे को टेबल पढ़ाते हैं तो कभी हम उसे जियोमेट्री का क्वेश्चन पढ़ाते हैं, त्रिभुज कैसा होता है, अगर ऐसे मुंह से बताएंगे त्रिभुज इस तरह का होता है तो उसे कोई पता नहीं चलेगा कैसे होता है, तो उसे हम दृश्य सामग्री उसे दिखा करके बताएंगे त्रिभुज इस प्रकार से बनाया जाता है, इस तरह से आयत बनाया जाता है, इस तरह से ओवल बनाया जाता है, तो इस तरह से अगर उसे त्रिभुज और दिखा करके समझाएंगे वही कहलाता है दृश्य श्रव्य सामग्री, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। संरचना संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का है इस्तेमाल, बिल्कुल उसमें संरचना बनाएंगे, अलग अलग तरह से एक्टिविटी कराएंगे तो उसमें भी बच्चे सीखेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसमें एक तो बी ही ऑप्शन गलत है जो कि सही है, क्योंकि यह क्वेश्चन में पूछा ही गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मक पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता या बोधगम्य अपसारी चिंतन। आप लोगों को बताना चाहते हैं जो यह सृजनात्मक की पहचान क्या सब होती है। सृजनात्मक की पहचान का लक्षण अभिसारी चिंतन, रचनात्मक विचार, मौलिक चिंतन, दृश्य भावना आदि, यह सभी सृजनात्मक से आशय रखता है। जैसे वो हो गया मौलिक चिंतन हो गया, नवीन संगठन हो गया, व्यवहार हो गया, समस्याओं का नवीन ढंग से समाधान एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नवीन दृष्टिकोण रखना चाहिए। और इसमें आप लोग देख सकते हैं नई विषय वस्तु का सृजन करना चाहिए। अगर कोई भी नया चीज़ सीखता है, जैसे कभी बच्चों को हम कोई नया एक्टिविटी कराना चाहेंगे, कभी जिस प्रकार आज हम कुछ अलग टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो कल कुछ अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर इस टॉपिक में पढ़ाएंगे तो वो ज़रूर उससे कुछ नया चीज़ सीखेगा। तो इस तरह से आप लोग सृजनात्मक का कोई भी उदाहरण अगर इसमें आ जाए, जैसे अपसारी चिंतन रहेगा ऑप्शन में, सृजनात्मक विचार रहेगा, मौलिक चिंतन रहेगा, ये सब अगर रहेगा तो आपका ऑप्शन नंबर वही हो जाएगा। एक क्वेश्चन से आपका बहुत क्वेश्चन बन सकता है, यही सभी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। ये जितना क्वेश्चन लेकर के आए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, ये सभी पूछा गया क्वेश्चन है, इसी तरह का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अगर आप लोग जा कर के देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स का 2021 का सॉल्व पेपर है, तो आप लोग जा कर के कहीं से भी अगर देखिएगा तो सॉल्व पेपर यही सारा क्वेश्चन आगे सीटेट में पूछा गया, यही सारा क्वेश्चन रिपीट भी होता है। कभी बार देखा भी गया है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी होते रहता है। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए। अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं, ताकि आप सबों का यह बेहतरीन ढंग से यहाँ से सीटेट का तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोग देर ना करें, जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जब भी आप लोगों के साथ ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अध्यापन अधिगम का प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल और दोहराना, विषय वस्तु को नियंत्रित याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आप लोग फटाफट से लाइव चैट में इसका आंसर बताते रहिए। इसका ऑप्शन नंबर देखिए, कभी भी बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। जब तक विश्लेषण नहीं होगा तब तक आप लोग अवलोकन नहीं कर सकते हैं विद्यार्थी का। अनुकरण या नकल करना या किसी को बोलना, दोहराना, एक चीज़ को बार बार लिखते रहो, नकल करके लिखो, इस तरह का शिक्षा आप लोगों को कभी नहीं देना है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों कट गया। तो विषय वस्तु को यंत्रित याद करना, कभी भी आप लोग किसी भी चीज़ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले जितने भी रट्टा मार चुके हैं, जो भी रट्टा मारे हैं, लेकिन अब से बच्चों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं देना है। बच्चे को हमेशा सीखने पर फोकस करना है, कभी रटने पर जोर नहीं देना है। कभी भी बच्चे से कोई भी चीज़ रटाना नहीं है, सिर्फ उसको समझाने का प्रयास करना है और समझ के द्वारा ही आगे वो एक्टिव रहेगा। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बचता है डी, तो डी ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संकल्पों के बीच संबंध खोजना, अगर उसको संबंध खोजने के बारे में कहेंगे, वो अलग अलग एक्टिविटी करेगा, अलग अलग तरह से सोचेंगे, अलग अलग तरह से वह समझ करके अपना आंसर बताएंगे। तो इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यालय में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापिका है जो एक कार्यालय में या कोई विद्यालय में किसी छात्र विभिन्न त्रुटियां कर रही है, तो उसका विश्लेषण करना चाहिए। किस तरह करना, क्यों करना चाहिए? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटि करने वाले छात्रों को अलग करने चाहिए। कितना भी त्रुटि करे छात्र को अलग नहीं करना है, पृथक नहीं कराना है, सबको एक समान मानना है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। अधिगम केवल त्रुटि के शोधन पर निर्भर करता है, नहीं। अधिगम को कभी भी केवल त्रुटि के शोधन पर निर्भर नहीं रखना है। तो जिस ऑप्शन में भी आपको दिख जाए केवल, तो वो ऑप्शन को आप पहले ही हटा सकते हैं। तो इसलिए आपका बी भी नहीं होगा। इसके आधार पर दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। कभी भी आप लोगों को पहले भी जितने भी इस वीडियो में अभी तक वीडियो आप लोग को मिला है, सभी वीडियो में हम यही कहे हैं, जो कभी भी विद्यार्थी को दंड नहीं देना है। दंड दिख जाए तो वह ऑप्शन को देखते ही काट देना है। आपका वो आंसर हमेशा सही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा तो आपका उत्तर भी पॉजिटिव होगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ आ जाए तो यह नेगेटिव क्वेश्चन हो जाता है, तो ऑप्शन भी आप वहाँ उस तरह का चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ये तो पहले ही काट दिए, नहीं होगा। अब बच गया ऑप्शन नंबर डी। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को बहुत आसानी से क्रियाकलाप देकर,
यंत्रवत याद करने पर जोर देने के लिए कभी भी बच्चों को याद नहीं कराना है, याद रटने का अवसर नहीं देना है, बच्चों को दंडित नहीं करना है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी बेहतर लग रहा है। और बच्चों को बहुत आसानी से आसान क्रियाकलाप आपको नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। डी आपका सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ गया, फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताएं। क्वेश्चन 8 कह रहा है शर्मिंदगी यह डैश क्या कहलाती है? बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। बी में शर्मिंदगी प्रभाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो बिल्कुल यह बात सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को आप उसे अगर किसी तरह से शर्मिंदा कर रहे हैं, तो वह जैसे आगे हम किसी बच्चे को कह देंगे जो आप पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, तो वह उस बच्चों के बीच में वह शर्मिंदा हो गया। तो इस प्रकार अगर उसे कहेंगे तो उस पर क्या होगा? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, वह कभी आगे ना बढ़ पाए। अगर किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत कह सकते हैं, जो आप अगर जिस तरह देखा जाए अभी आप लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को अगर थोड़ा सा हम इम्प्रेस दे जो आप सीटेट का तैयारी कर सकते हैं आगे, यह सीटेट का तैयारी हम इस चैनल से जुड़े रहे तो आपका सीटेट का तैयारी हो जाएगा। हम आपके साथ हैं, आप मेरा साथ रहिए तो आप सीटेट निकाल सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, तो इस चैनल से जुड़िएगा और मेरा वीडियो देखिएगा, तो आप इस चैनल से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आप क्या होगा, जो इस तरह से आगे निकल जाइएगा। लेकिन जब हम आप लोग को बोल देंगे आप लोग की बस की बात नहीं है, सीटेट आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो आप लोग के मन में यह नकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा। जो सीटेट वाकई में बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम है, नहीं निकाल पाएंगे, पहले ही डर जाइएगा, तो आप लोग पर यह नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह यह क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अधिगम संरचनात्मक विचार पर यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम पर नहीं, पूर्ण रूप से सिर्फ पाठ्यक्रम से पर नहीं, वह अनेक जगह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कई बच्चे चलते चलते कोई पोस्टर को पढ़ता है, बड़ा बड़ा पोस्टर देखा कहीं मार्केट में लगाया हुआ, उस पोस्टर को देख करके भी अपना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कहीं बच्चे इन्वायरमेंट में जा कर के, कहीं अपना वातावरण में, किसी पर्यावरण अध्याय में कहीं भी जा कर के, या किसी बगीचा में जा कर के, वहाँ भी किसी न किसी प्रकार से वह अपना ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ज्ञान प्राप्त कहीं भी कर सकता है, यह कोई ज़रूरी नहीं है
जो वह पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर हो। तो ज्ञान आप लोग कहीं से भी प्राप्त, चलते चलते, बोलते बैठते, एक दूसरे से वह बात करते, वार्तालाप करते करते आप लोग ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। नहीं, बच्चों की भूमिका बहुत अधिक है। इसे ही महत्वपूर्ण माना गया है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जैसे लेव वाइगोस्की हो गया, इसके बाद जीन पियाजे हो गया। ये सभी बच्चों को बहुत एक्टिव रखे हैं, तो इसलिए बच्चों की भूमिका नहीं होती है। यह कतई गलत है, बच्चों की भूमिका होती है। ऑप्शन डी, बात से पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होता है। कभी भी पूर्ण रूप से वयस्कों पर नहीं निर्भर नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर एक ए ही है जो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे आते हैं। फटाफट से आप लोग इसका आंसर दीजिए। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रयास से बहुत ही फर्क पड़ सकता है। असफलता अनियंत्रित है। नहीं, असफलता नियंत्रित है। योग्यता सुसाध्य है। चलिए मान सकते हैं। योग्यता अटल। योग्यता को कभी अटल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस 5 क्वेश्चन और बचा है। आप लोग इस चैनल पे लास्ट तक बने रहिए। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर 15 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं, 15 में अगर 10 भी, 11 भी, 12 तक स्कोर आता है, तो फिर आपका तैयारी बेहतर होने वाला है। अगर इस चैनल से आप लोग जुड़ जाते हैं तो आगे आपका इसमें CDP का क्लास चल रही है। अभी CDP का क्लास चल रही है। CDP में 15 क्वेश्चन रहता है थ्योरी से और 15 रहता है पेडागोजी से। अभी आपका यह 15 क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि CDP के लिए है। इसके बाद लेकर के आएंगे, यह 5 क्लास हो जाएगा। तो ये आपका चौथा, एक क्लास और लेकर के आएंगे यह थ्योरी से। इसके बाद 5 क्लास फिर आगे इस तरह का लेकर के आएंगे। तो पेडागोजी का क्लास लेकर के आएंगे। तो इस तरह आपका 30 क्वेश्चन, 30 यहाँ से नंबर सॉल्व हो जाएगा। तो आपका जितना भी यह क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन रिपीट होते जाता है। इस प्रकार से सभी सिलेबस पे हम चलते रहेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े रहें। तो आप लोग ज़रूर है जो एक लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को, अभी इस वीडियो को कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोगों तक मिलता रहे। तो चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समाज में बहुत करने में मदद करता है? तो यह क्वेश्चन थोड़ा एरर्स आ गया है। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से सुधार देते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समाज में, तो समाज में यहाँ थोड़ा एरर्स है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। संकल्पनात्मक समाज में, समाज नहीं होगा, समझ में बढ़ोतरी आप यहाँ सही कर सकते हैं। अगर आप लोग ये इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होता है? तो यह सहायक है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आप लोग सुधार सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। बारंबारता परीक्षा,
इसके बाद आ गया अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए लाइव चैट में। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट से दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा बी। चलिए 12 नंबर का देखते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु बहुरूपों में प्रयुक्त किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में पाई जाने वाले योग्य, वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, यह भी नहीं होगा। अधिगम सामाजिक संदर्भ में, यह भी नहीं होगा। विषय वस्तु को बहुरूपों में उपयुक्त, बिल्कुल ही बहुत रूपों में हमें विषय वस्तुओं को प्रयुक्त कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं प्रयुक्त होगा, प्रयुक्त। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13। कहीं कहीं टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक एरर्स आ गया है, तो उसके लिए हम बता ही देते हैं। जहाँ थोड़ा टाइपिंग में एरर्स है तो ज़्यादा एरर्स नहीं देखने को मिलेगा, एक दो जगह कभी कभी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, निम्न भय। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई उत्तेजना नहीं और कोई भय नहीं। कभी भी विद्यार्थी को भय नहीं कराना है, कभी भी उसे डराना नहीं है, उसे हमेशा एक्टिव रखना है। किस तरह से वह पढ़ सके और जिस तरह से उसे क्वेश्चन पूछने का हमेशा अवसर देते रहिए, उसे उत्तेजना देते रहिए, लेकिन कोई उत्तेजना नहीं। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। उसमें उस प्रकार का कोई उत्तेजना नहीं है, तो उसमें आप लोग को उत्तेजना दिलाना है, भय को हटाना है। तो इसलिए आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आज कुछ टाइपिंग में ज़्यादा ही एरर्स आ गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ। 14 नंबर में यह ऑप्शन आपका 13 नंबर का आ गया है, तो इसका भी हम सुधार कर देते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नता को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर आप अपनी कॉपी में भी इसका लिख सकते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए में हो जाएगा ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण पारस्परिकता पर। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा केवल आनुवंशिकता पर, केवल आनुवंशिकता। केवल आनुवंशिकता पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल पर्यावरण पर। तो आप लोग इसका अगर नोट कर लिए हैं तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट बता देते हैं आप लोग, ऑप्शन देख करके बता सकते हैं ए है कि बी है, जिसमें भी हो। तो यह हो जाएगा आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों।
आनुवांशिकता और पर्यावरण पर्यावरण। तो यह ऑप्शन आप जिस भी ऑप्शन में लिखे हैं तो वह आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आज आपका यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं। एक कार्य के दौरान सयाना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार की प्रगति कर रही है। तो लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह व्यक्तिगत क्या दर्शाता है। इस तरह का व्यक्तिगत क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन है आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक परिपक्वता, स्वतः नियमन। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताएं। यह एक सयाना एक बच्ची का नाम है जो यह कह रही है कि स्वयं से बात कर रही है और इस कार्य पर अनेक प्रकार किसी भी प्रकार का प्रगति कर रही है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार यह चिंता या सोच के बारे में अपना विचार बताने के लिए व्यक्तिगत क्या दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्वतः नियमन। तो आज का यह 15 क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे आप लोग फटाफट से इसका स्कोर बताइए, जो आपका कितना स्कोर आया है। 15 में आपका स्कोर कितना आया है, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।